बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करेंगे काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस बर्नौली ने प्रपोज की थी। उसके बाद आरजे क्लॉसियस ने उस थ्योरी को देखते हुए, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को देखते हुए उसने एक इक्वेशन डिराइव की थी और इस इक्वेशन की बेस पे उसने गैस लॉज जैसा कि बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ जो है वो उसने इस इक्वेशन से डिड्यूस किए थे। ठीक है, इस इक्वेशन की हेल्प से उसने इन लॉज को एक्सप्लेन किया था। हम स्टार्ट करते हैं। आरजे क्लॉसियस डिराइव द रिलेशनशिप फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस नोन एज काइनेटिक इक्वेशन। आरजे क्लॉसियस ने क्या किया था, उसने आइडियल गैसेस कौन सी होती हैं? आइडियल गैसेस वो गैसेस हैं जो गैस लॉज को ओबे करती हैं, उनको हम आइडियल गैसेस कहते हैं। तो आरजे क्लॉसियस ने आइडियल गैसेस के प्रेशर के लिए एक रिलेशनशिप बनाया था, डिराइव किया था, जिसको उसने काइनेटिक इक्वेशन का नेम दिया था। द मॉलिक्यूल एक्सर्ट फोर्स व्हेन दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रेशर हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। यानी कि जब गैस के मॉलिक्यूल वॉल्स पर या आपस में टकराते हैं या किसी भी यूनिट एरिया पर जिस फोर्स के साथ टकराते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक इक्वेशन हमारे पास की उसकी जो फॉर्म है वो ये है, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn मीन स्क्वायर बार। ठीक है, यहाँ पे पी जो है प्रेशर है, गैस का प्रेशर है, वी जो है वो वॉल्यूम ऑफ द गैस है, 1/3 कांस्टेंट है, एम जो है हमारे पास मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, गैस के एक मॉलिक्यूल का मैस है, एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हमारे पास एम हमारे पास एक गैस के एक मॉलिक्यूल का मैस है, तो जब हम मैस को एन हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जब हम एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास कलेक्टिवली उन सब का मैस आ जाएगा। और सी मीन स्क्वायर बार हमारे पास क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का आपने मीन लिया हुआ है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इसको कहते हैं। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द पॉसिबल वेलोसिटीज इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जैसे कि जब हम लोगों ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी थी तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ मूव करते हैं गैस की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उनकी जो भी वेलोसिटी है, अगर हम उन वेलोसिटीज़ के स्क्वायर का हम मीन ले लें तो उसे हम क्या कहेंगे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। दोबारा से देखेंगे हम, द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द पॉसिबल वेलोसिटीज इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यानी कि जिस भी टाइप की वेलोसिटी के साथ गैस के मॉलिक्यूल एक कंटेनर के अंदर मूव करते हैं, उन सब वेलोसिटीज के स्क्वायर का अगर हम एवरेज ले लें, मीन ले लें, तो हमारे पास क्या होगा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहाँ पे आपके सामने इक्वेशन है, ये देखिए, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको हम लोगों ने सी स्क्वायर बार से रिप्रेजेंट किया है, और ये हमारे पास सारी पॉसिबल वेलोसिटीज़ हैं, यानी कि 1 2 3 हमने उन सबका स्क्वायर लिया हुआ है और हमने उनको n1 n2 n3, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। जब भी हमने किसी चीज़ का एवरेज लेना होता है तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ के साथ हम उसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग से भी बता दिया गया है कि n1 n2 n3 जो है आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। Mean square velocity is used because molecule of gas have different velocities distributed among themselves. So we take average of the square of all the possible velocities of the gas molecule. जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हम मीन स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो है, हमने पढ़ा है ना, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़, गैस के मॉलिक्यूल डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ मूव करते हैं। अब हम हर एक की इंडिविजुअल वेलोसिटी कंसीडर नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम उन सब की वेलोसिटीज़ को के स्क्वायर को सम करके टोटल से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाती है, यानी कि बाकी सबकी वेलोसिटीज़ भी उस एवरेज वेलोसिटी के राउंड अबाउट होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर हम इस मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट ले लें, जिसको हम डिजर भी कहते हैं, अगर हम स्क्वायर रूट ले लें मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज कॉल्ड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल CRMS से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम लोग इस तरह से स्क्वायर रूट के साथ भी हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हमने मीन स्क्वायर वेलोसिटी का हमने स्क्वायर रूट ले लिया है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m। आर हम जानते हैं हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, और m हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस।
ठीक है। और इस इक्वेशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी होगी, और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, और यही पॉइंट हम लोगों ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में भी पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि आरजे क्लॉसियस ने किस तरह से चार्ल्स लॉ, बॉयज लॉ, एवोगैड्रोस लॉ जो थे उन लॉज को किस तरह से उसने केएमटी की बेस पे एक्सप्लेन किया था। अब हम उन लॉज की जो है वो डेरिवेशन करने लगे हैं। सबसे पहले देखें बॉयज लॉ की हम लोग करते हैं। हमें पता है काइनेटिक इक्वेशन से कि पी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1/3। एम हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ मैस ऑफ द मॉलिक्यूल, मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। एन हमारे पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं। और सी हमारे पास क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। फिर हमें पता है अकॉर्डिंग टू केएमटी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा रिसेंटली कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। सो हम काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इक्वल होती है हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर यानी कि जब हम फिजिक्स में इसको पढ़ते हैं तो हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एम जो था, यहाँ पे हम लोगों ने वेलोसिटी तो हम लोगों ने ली नहीं ना, मीन स्क्वायर वेलोसिटी ले ली। एम हमने कहा कि एम हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस है हमारे पास एक मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं एम एन हमारे पास उनका टोटल मैस आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, तो जस्ट हमने जो है इनको लिख लिया है। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम लोग के से रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है कि हमारी ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 से ही हमने इसको डिवाइड कर देना है। इस इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। देन हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 ब्रैकेट के अंदर 1/2 एम एन सी मीन स्क्वायर बार। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 भी यही थी, हाफ एम एन सी मीन स्क्वायर बार इज इक्वल टू के टी। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 से हाफ एम एन सी मीन स्क्वायर बार की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दी है, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दी है, तो ये हमारे पास आ गया पी वी इज इक्वल टू 2/3 के टी। टी हमारे पास टेम्परेचर है, और हमने कहा कि टेम्परेचर हमने कांस्टेंट टेम्परेचर लिया है, उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या हो गया, पी वी इज इक्वल टू के डैश। ये हमारे पास क्या है, बॉयज लॉ। और बॉयज लॉ क्या है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि बॉयज लॉ हमारे पास क्या है कि प्रेशर, एक गैस के प्रेशर में और एक गैस के वॉल्यूम के अंदर इन्वर्स रिलेशन है। कब है इन्वर्स रिलेशन, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ काइनेटिक इक्वेशन हमें पता है, अभी हमने दोबारा पहले भी देखा है, बॉयज लॉ में भी देखा है, इससे पहले हम लोग काइनेटिक इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं। पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी मीन स्क्वायर बार। अगेन वही बात, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। हम इसको दोबारा से लिखेंगे ताकि बार बार हमारी प्रैक्टिस हो और हमें ये चीज़ अच्छे से आ सके। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अगेन हमने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है, अब हमने इक्वेशन नंबर 2 से हाफ एम एन सी मीन स्क्वायर बार की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देनी है, ठीक हो गया। और इसको हम यहाँ से, ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आ गई पी वी इज इक्वल टू 2/3 के टी, ठीक है। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास v इज इक्वल टू 2k/3p आ जाएगा। और हमें पता है कि चार्ल्स लॉ में क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, जबकि वॉल्यूम और टेम्परेचर 2 वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। नेक्स्ट हमारे पास है एवोगैड्रोस लॉ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें पता है कि 1 मोल, किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है।
और जो 1 मोल होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेज हों, उनके हमारे पास इक्वल वॉल्यूम्स हों, तो उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इक्वल वॉल्यूम्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब हम उसको काइनेटिक इक्वेशन से हम एवोगैड्रोस लॉ जो है उसको डिड्यूस करेंगे, उसको प्रूव करके देखेंगे। Consider two gases having equal volumes at same temperature and pressure. So kinetic energy for both of these gases will be as follows. ठीक है, हम दो गैसेस ले रहे हैं जिनका वॉल्यूम भी इक्वल है, यानी कि आप ये सपोज कर लें कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। टेम्परेचर उनका सेम है, हम कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर दो गैसेस ले रहे हैं जिनका वॉल्यूम भी इक्वल है। ठीक हो गया। अब हम उनकी इक्वेशन लिखेंगे, काइनेटिक इक्वेशन। एक्चुअली में हम लोगों ने दो गैसेस ली हैं, तो इसलिए जो फर्स्ट गैस होगी उसके मॉलिक्यूल का मास m1 से हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसकी जो एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी है या एवरेज वेलोसिटी है उसको हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और सेकेंड गैस के लिए हम इन सारे फैक्टर्स को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बता रहे हैं कि चूंकि प्रेशर और वॉल्यूम जो है दोनों गैसेस की सेम है, ठीक है, दोनों गैसेस का प्रेशर और वॉल्यूम दोनों गैसेस का सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इनको कंपेयर किया, कांस्टेंट से कट हो गया, और ये हमारे पास आ गया m1 n1 c मीन स्क्वायर बार इज इक्वल टू m2 n2 c मीन स्क्वायर बार। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। फिर हमें पता है, हमने स्टार्ट पे ही बात की थी कि हम लोगों ने टेम्परेचर भी कांस्टेंट लेना है, सेम टेम्परेचर लेने हैं। जब हमारे पास सेम टेम्परेचर होगा दोनों गैसेस के लिए, तो इसका मतलब है कि दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं, और एज ए रिजल्ट क्या है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स की इक्वल होगी। ठीक है, तो हम उनकी काइनेटिक एनर्जी को भी कंपेयर करते हैं। काइनेटिक एनर्जीज को हाफ m1 c1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू हाफ m2 c मीन स्क्वायर बार। ठीक है, और यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है 1 की काइनेटिक एनर्जी 2 की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। यहाँ पे भी देखें, कांस्टेंट से कट हो गए हैं, और ये हमारे पास दो वेरिएबल्स आपस में एक दूसरे के कंपैरिजन में आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 4 इन दोनों को हमने डिवाइड करना है। ठीक है, 3 को हमने डिवाइड करना है 4 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है m1 n1 c मीन स्क्वायर बार ओवर m1 c1 स्क्वायर बार मीन स्क्वायर बार। ठीक है, इसी तरह m2 n2 c मीन स्क्वायर बार ओवर m2 c मीन स्क्वायर बार। ये देखें, जो एक जैसी टर्म्स हैं वो एक दूसरे से कट होगी, और n1 इज इक्वल टू n2। सो ये प्रूव हो गया कि अगर हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर हो, कांस्टेंट प्रेशर हो, और डिफरेंट गैसेस हो बट उनके इक्वल वॉल्यूम्स हो, तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अगेन हम कंसीडर करेंगे काइनेटिक इक्वेशन को, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc मीन स्क्वायर बार। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि जब हमारे पास गैस का एक मॉलिक्यूल होता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस वजह से होगी, गैस के मॉलिक्यूल्स की, गैसेस और लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादातर उनकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि एनर्जी मोशन ड्यू टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो हम गैसेस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के लिए कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे हमने लिखा है कि जब हमारे पास गैस का एक मॉलिक्यूल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, E के इज इक्वल टू हाफ mc मीन स्क्वायर बार। अगर हम गैसेस के सारे मॉलिक्यूल्स को कंसीडर कर रहे होते तो फिर हमने क्या करना था, हमने यहाँ पे n भी लगाना था, ताकि m और n मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास टोटल मैस आ जाए जितने भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है, E के एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1/2। अगेन जो हम लोगों ने पहले भी रिपीट किया ये स्टेप, कि हमने इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से ही डिवाइड करना है, तो हमारे पास ये फाइनल फॉर्म आ जाती है इक्वेशन नंबर 3 में, 2/3 हाफ mc मीन स्क्वायर बार। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। हमें पता है हाफ mc मीन स्क्वायर बार किसके इक्वल है, E के इक्वल है, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देंगे E के। ठीक है, PV इज इक्वल टू 2/3 NE के। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद हम बात करते हैं, हम सपोज करते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये एक्चुअली में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो फिर हम लिख सकते हैं कि N इज इक्वल टू NA।
तो यहाँ पे हम लोग n को रिप्लेस कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 5। हमने इक्वेशन नंबर 4 के अंदर n की जगह पे Na पुट की है। फिर हमें पता है कि जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। जब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास गैस का 1 मोल है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम n को 1 मोल रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा PV इज इक्वल टू RT। इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को साइड बाय साइड कंपेयर करना है, क्योंकि इनकी प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स जो है वो दोनों साइड पे सेम है, तो हम लोग इन दोनों को कंपेयर करेंगे। RT इज इक्वल टू 2/3 NaEK, या हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, 2/3 NaEK इज इक्वल टू RT। और अब हम जो है Na जो है और 2/3 कॉन्स्टेंट्स को और एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे मूव करवाते हैं। EK इज इक्वल टू 3R/2Na मल्टीप्लाई बाय T। अगर इन सब सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट कर दें, यानी कि हमारे पास 1 मोल है, R तो हमारे पास ऑलरेडी जनरल गैस कांस्टेंट है, 3/2 वैसे ही कांस्टेंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अंदर डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स की मोशन ज़्यादा हो जाएगी और एज वेल एज उनकी एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम हो जाएगी। अब ये जो हम लोगों ने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर की है, इसे हम कंक्लूड क्या करते हैं, ठीक है। ये 6 पॉइंट्स हमारे सामने आए, हम इनको देखते हैं इनमें क्या बताया गया है। द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। सो अ चेंज इन टेम्परेचर चेंजेस मॉलिक्यूल्स मोशन एंड हेंस चेंजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यानी कि इससे हमें ये पता चला कि काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर टेम्परेचर चेंज होता है, मॉलिक्यूल्स की मोशन चेंज होती है, उनकी वेलोसिटी चेंज होती है और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाती है। नंबर 2 पॉइंट है, द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट पार्ट ऑफ अ बॉडी टू द कोल्डर पार्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। During collision, the molecules keep on transferring their kinetic energy to colder part or to the colder molecules until the translational kinetic energy of both parts becomes equal. Thus, temperature of both bodies become equal. सेकेंड पॉइंट हमारे सामने है कि हीट जो है वो हमेशा हॉट पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ मूव करती है, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी। अब ये कैसे मूव करेगी, ये बेसिकली क्या होता है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे तो वो अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल्स को शिफ्ट कर देंगे। जब एक हॉट मॉलिक्यूल दूसरे कोल्ड मॉलिक्यूल के साथ टकराता है तो वो क्या करता है, अपनी काइनेटिक एनर्जी कोल्ड मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा, तब तक इनमें कोलिजन होता रहेगा जब तक दोनों पार्ट्स की हीट जो है वो सेम नहीं हो जाती। दोनों पार्ट्स का जो टेम्परेचर है जब तक सेम नहीं हो जाता तब तक मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करके अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक दूसरे को शिफ्ट करते रहेंगे। नंबर 3 पॉइंट है, व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 देन kinetic energy is equal to 0, which means that molecular motion ceases, which is impossible, and this temperature is called absolute zero, which is not attainable. अब देखें, अभी हमने ये देखा कि काइनेटिक एनर्जी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है, जिसका मतलब क्या हुआ, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जब टेम्परेचर कम करेंगे डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब टेम्परेचर 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, जबकि ये इम्पॉसिबल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मॉलिक्यूल की मोशन जो है वो सीज हो जाए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तभी 0 हो सकती है जब मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो सीज हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर उनकी ट्रांसलेशनल एनर्जी भी रुक जाती है तो उनके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जीज तो मौजूद है ना, ठीक। तो ये जो है कि वो टेम्परेचर जहां पर हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट 0, ठीक है, मुकम्मल 0। वहां पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली 0 हो जाएगी, लेकिन वो अभी तक हम उस टेम्परेचर को अटेन नहीं कर सके, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। नंबर 4 पॉइंट है, द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर अटेन्ड सो फार इज इक्वल टू 10⁻⁻⁵ केल्विन, यानी कि एब्सोल्यूट 0 तक तो हम नहीं पहुंच सके, लेकिन अभी तक जो मिनिमम अटेन किया गया है टेम्परेचर वो है 10⁻⁻⁵ केल्विन। Number 5 point है, the gases, liquids and liquids temperature is a measure of
ट्रांसलेशनल एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो गैसेस और लिक्विड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल आपको पता है उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड्स की निस्बत वीक होती हैं, इसलिए उनके मॉलिक्यूल जो है वो उनमें जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम कंसीडर करते हैं। बट जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बिकॉज मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव फ्रीली। लेकिन जो हमारे पास होते हैं सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं, इसलिए उनके मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, बट वो अपनी ही प्लेस पर वाइब्रेशनल टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं, जिसको हम लोग वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है।